तो इट इज सिंपल अभी what तो we need to sample how many points for a line? 2 points सर। 2 points हमने सैंपल करने हैं ना, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि पहला पॉइंट इनलायर होगा? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द फर्स्ट पॉइंट यू सेलेक्ट इज एन इनलायर? वन माइनस ई। 1 माइनस ई। और क्या प्रोबेबिलिटी है कि दूसरा पॉइंट भी इनलायर होगा? सर ई थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, मतलब वो अभी आप वो जो थोड़ा सा चेंज है ना उसको रहने दें, मतलब दैट अभी लेट्स से वी हैव लाइक 1 मिलियन पॉइंट्स इन दिस बैग, तो एक 1 पॉइंट की, माइनस ई। अच्छा पहला पॉइंट इनलायर सेलेक्ट हो उसकी प्रोबेबिलिटी 1 माइनस ई है, और दूसरे पॉइंट की भी प्रोबेबिलिटी 1 माइनस ई है। तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि दोनों पॉइंट्स इनलायर हों? वन माइनस वन माइनस वन माइनस ई। वन माइनस 1 माइनस ई एंड ऑपरेशन होता था ना प्रोबेबिलिटी में। जब ये वाला इवेंट होगा ना, तो आपकी लाइन क्योंकि इनलायर से बनी हुई है, तो वो लाइन जो है ना वो उसके सबसे ज़्यादा सपोर्टिंग पॉइंट्स होंगे। तो अगर मैं इसको दूसरे वर्ड्स में लिख दूँ ना, दिस इज इक्वल्स टू 1 माइनस ई की पावर एस फॉर लाइन एस इक्वल्स टू 2। ये एस का मतलब ये है कि मॉडल के कितने पैरामीटर्स हैं। लाइन के केस में 2 हैं, तो 1 माइनस ई की पावर एस। सर स्क्रीन विजिबल नहीं है। अब नजर आ रही है? नहीं आ रही सर नजर। अभी भी नजर नहीं आ रही, स्ट्रेंज। अब आ रही है? यस सर। यस सर। तो ये अभी तक जो हमने किया ना वो यही है कि वी सैम्पल्ड 2 पॉइंट्स, तो पहला भी इनलायर हो और दूसरा भी इनलायर हो, तो उसकी प्रोबेबिलिटी है 1 माइनस ई की पावर 2, अगर 2 पॉइंट सैंपल किए हैं। और अगर हमें होमोग्राफी का केस सॉल्व करना पड़ता तो वहां पे हमें कितने कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट सेलेक्ट करने थे? चार। 4 करने थे ना, तो एस की वैल्यू 4 हो जानी थी वहां पे। एनीवेज हमने इसको जो है ना जेनेरिक फॉर्म में लिख दिया। अभी आप इसको 2 ही कंसिडर करें। तो ये प्रोबेबिलिटी है कि दोनों सारे इनलायर सेलेक्ट हुए हैं, उन इनलायर से जो मॉडल बनेगा, जो इस केस में लाइन है, वो सबसे अच्छी वाली लाइन होगी और इस लाइन को सबसे ज़्यादा पॉइंट सपोर्ट करेंगे। तो इस इवेंट की क्या प्रोबेबिलिटी है कि आफ्टर योर फर्स्ट अटेम्प्ट एट फिटिंग अ लाइन यू गेट द रॉन्ग लाइन? इस इवेंट की क्या प्रोबेबिलिटी है? हाँ सर, 1 माइनस जो एक्सप्रेशन लिखा है वो 1 माइनस ई देखिए, इस वाला। हाँ यू आर राइट। इसमें ये था ना कि हमने 2 पॉइंट सैंपल किए। एक केस ये हो सकता है कि दोनों इनलायर हों, एक ये हो सकते हैं कि पहला इनलायर हो और दूसरा आउटलायर हो, और दूसरा केस ये हो सकता है कि पहला आउटलायर हो, दूसरा इनलायर हो, और तीसरा ये चौथा ये केस हो सकता है कि ये चारों, ये दोनों आउटलायर हो। यही 4 इवेंट पॉसिबल है ना, इफ़ यू आर सैम्पलिंग 2 टाइम्स। यस सर। तो इन सारे इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी को अगर मैं जमा करूंगा तो क्या होगी? 1। 1। तो अभी हमने जो इवेंट हम जिसमें इंटरेस्टेड है ना वो ये पहले वाला है कि दोनों इनलायर हो। इसके अलावा जो भी केस है ना,
तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1 माइनस इसकी प्रोबेबिलिटी। 1 by तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर आफ्टर द फर्स्ट अटेम्प्ट इज, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर है अगर आपने एक दफा लाइन फिट करने की कोशिश की थी। अच्छा, अब इस चीज की क्या प्रोबेबिलिटी है? जब आप पहली दफा करें तो भी फेल हो, दूसरी दफा करें तो भी फेल हो, तीसरी दफा करें तो भी फेल हो, चौथी दफा करें तो भी फेल हो, इस चीज की क्या प्रोबेबिलिटी है? इस पे तो मतलब 2 आप से ये मुझे बता दें कि 2 दफा आपने लाइन फिट करने की कोशिश की है और दोनों दफा आप फेल हुए हैं, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? सर इस एक्सप्रेशन की पावर ले लेंगे विद 2। हाँ, मतलब पहली दफा फेल होने की ये प्रोबेबिलिटी, और पहली दफा भी फेल हो और दूसरी दफा भी फेल हो, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, इसी चीज को ना इसी चीज के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारे पास एक एक्सप्रेशन आ गया है 1 माइनस ई की पावर एस की पावर एन। ठीक है, ये एक्सप्रेशन आपको क्या बता रहा है? ये आपको बता रहा है कि अगर आपने एन n दफा, के बाद अगर आपने n टाइम्स एक्सपेरिमेंट रिपीट किया था ना, तो और आपका मॉडल में आपको s पॉइंट्स चाहिए थे और फ्रैक्शन ऑफ आउटलायर्स e था, तो दिस इज योर प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर आफ्टर n अटेम्प्ट्स। तो कैन आई राइट इट लाइक दिस? p हमने क्या कहा था? P was our desired probability of success। आमतौर पे जो एग्जॉस्टिव सर्च होता है उसमें P की क्या वैल्यू होती है? 1। 1। अब हमने थोड़ा 1 से कम कर दिया 0.99। तो डू यू एग्री कि ये हमने जो इक्वेशन ड्राइव की है इट करेक्टली रिलेट्स n विद P? यस सर। अच्छा, अब हमें आपने ये चेंज करना है इस इक्वेशन को कि somehow n is on the left side of the equation and rest of it is on the right side of the equation। कैसे करेंगे? सर लॉगरिथम लेंगे। हाँ, दोनों साइडों पे log ले लें। तो if I take log on both sides, log of this, तो this n goes over here, यहाँ से मैं ख़त्म कर देता हूँ, and then log of this divided by log of this। ठीक है, ये इक्वेशन आ गई आपके पास। यू आर रिलेटिंग n with p, so if you will change p, n will change, e you don't know and s is fixed। अभी तक जो बात हमें नहीं पता ना, वो हमें e नहीं पता, s फिक्स्ड है, p हमने सेट करना है और n हमें पता चल जाएगा। ठीक है, अच्छा, तो फिर आप जो है ना मुझे ज़रा कैलकुलेट करके बताएं, p 0.99 हो, और ये देखें ना, ये हमने ये वाली ये स्लाइड में नज़र आ रहा है आपके पास, ये हमने ड्राइव किया अभी, ये पूरा ये जो स्टेप्स हैं। तो आर इक्वेशन इज दिस, ये जो टॉप पे इक्वेशन लिखी हुई नज़र आ रही है यही हमने ड्राइव की है। यस सर। ठीक है, अब हमारे पास मैथमेटिकल प्रूफ है कि हम p चेंज हो जाए, e चेंज हो जाए, s चेंज हो जाए, तो n कितनी दफ़ा करना पड़ेगा?
तो probability theory is giving us the guarantee of success if we repeat the experiment this much number of times. So now we need to understand this equation little bit more. आप इसमें कैलकुलेट करें जरा, if you have calculators try calculating p 0.99 यूज करें. S is 2 and E is 5%. Try calculating this number. P is 0.99, S is 2 and E is 5% outliers. Sir, less than 1 है, 0.76. Less than 1. Anybody else? वैल्यूज एक बार दोबारा बता दो. Sir, 1.9. P की 0.99 हमने सेट कर ली, which is very high probability of success. E जो है वो 5% है, और S is 2 for the case of a line. Sir, 1.97. 1.97. अच्छा, एग्जॉस्टिव सर्च में हमें कितनी दफा करनी थी एक्सपेरिमेंट? 4950. अच्छा, तो एक मिनट, ये मेरे पास टेबल है यहाँ पे, ये कैलकुलेशन 50% आउटलायर्स पे जरा कैलकुलेट करके देखें. ये जो दूसरी रो में लिखा है आपके पास 17 आता है कि नहीं आता? 16 16 आ रहा सर. 16 point something होगा ना, तो that means you have to do more than 16 times. So more than 16 times means 17 times. तो what has changed? Probability अगर 1 यहाँ पे आप सेट कर दें इस फॉर्मूला में, तो क्या चीज चेंज होती है? If instead of 0.99 you plug in 1, So that is 0 रहता है इसमें. Oh, sorry, log of 0 infinite, undefined. हाँ देखें, अब आप ये देखें कि this is why you are studying probability. कि so far our thought process is that success is P equals to 1. तो हमारी जो thinking थी वो बहुत rigid थी. Had we been flexible, had we been ready to take a chance in life, तो जरा सी अगर हम we are ready to take chance, then the benefits are huge. हमने 1 से 0.99 कहा है अपने आप को, and we dropped from 4950 to n equals to 2. तो I mean it's just a slight flexibility in our thought process, and probability theory is guaranteeing us that if you just need to repeat the experiment 2 times. तो आप यहाँ पे देखें कि ये टेबल बना हुआ है, इसमें अगर आपका मॉडल के पैरामीटर फिक्स हो जाएं S2 and you keep on increasing the percentage of outliers, तो even for 50% outliers, 50% outliers का मतलब ये कि every other point is an outlier. Even in that case, you just need to repeat the experiment 17 times. तो this thing
indicates that outliers are not affecting the number of iterations that much. What is affecting is if when S starts to change, लाइन के केस में 2 होगा, होमोग्राफी के केस में 4 है, उसके अलावा कोई और चीज़ आपने एस्टिमेट करनी है तो यहाँ पे प्लॉट बना हुआ है। ये तो परसेंटेज ऑफ आउटलायर्स है, मतलब ये देखें ना, अप टिल 0.5 0.6 देयर इजंट मच इंक्रीज, उसके बाद 60% से ज़्यादा आउटलायर्स होना शुरू होते हैं तो द नंबर ऑफ आइट्रेशंस दे राइज शार्पली। तो दैट इज़ अ वेरी पॉजिटिव रिजल्ट फॉर अस, बिकॉज अगर हमारा कोई प्रोसेस है, हमने कोई सिस्टम डिज़ाइन किया डेटा इकट्ठा करने का, वो कितना नॉइजी हो सकता है, मतलब इट कैन बी नॉइजी, मतलब 50% डेटा नॉइजी, it's a very big fraction of outliers. So even then we are not bothered. And this is for S equals to 4, which is our case, homography wala. सर ये रैंसक है ना सर ये? हाँ जी, हाँ जी। सर इससे बनता क्या है सर, मतलब इसकी फुल फॉर्म? रैंडम सैंपल कॉन्सेंसस, ये पहली स्लाइड पे लिखा हुआ था, यहाँ से आता है रैंसक। हम क्या करते हैं, रैंडम सैंपल करते हैं, मॉडल फिट करते हैं और फिर कॉन्सेंसस चेक करते हैं। कॉन्सेंसस का मतलब ये है कि कितने इनलायर्स हैं, तो जिसका कॉन्सेंसस सबसे ज़्यादा होता है ना, वो सबसे अच्छे वाला मॉडल है। ठीक है, तो ये Yes, हमारे sir. पास गारंटीज आ गई। अच्छा, अभी जो है ना हमारे जहन में ना हम थोड़े लालची हैं, हम ये कहते हैं कि अच्छा ये तो है ना वर्स्ट केस सिनारियो, कि 2 दफ़ा रिपीट करें, 17 टाइम्स रिपीट करें। ये भी तो हो सकता है ना कि पहली बार ही इनलायर्स आ जाएं, पहली बार ही जो आपने सैंपल किए हैं दे आर इनलायर्स, व्हाट हैपेंस देन? एंड मतलब द क्वेश्चन इज कि हमें जो है ना ये ई नहीं पता होता, वी डोंट नो अबाउट दिस ई। हम शुरू में ना कोई वर्स्ट केस सिनारियो जो है ना वो ई सपोज कर लेते हैं एंड वी स्टार्ट द एक्सपेरिमेंट। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, मतलब ये इससे भी कम होगा। वी आर रेडी टू यूज आवर ब्रेन ना। अच्छा हाँ, अभी हम आपको मैं दिखा देता हूँ, ये जो आप कह रहे थे ना कि होमोग्राफी के केस में क्या होगा, ये देखें हमारे पास कितने करस्पॉन्डिंग पॉइंट्स दिए हुए हैं इस एग्जांपल में। 7 14 sir, 0.14 sir. 7 करस्पॉन्डेंसेस हैं। Yes, एक sir. करस्पॉन्डेंस का मतलब ये होता है कि पहले इमेज में जो पॉइंट है वो दूसरे में क्या है, तो वी विल नॉट काउंट इट एज 14, वी विल काउंट इट एज 7। हमें इस तरह की 4 चीजें चाहिए टू कैलकुलेट द एच मैट्रिक्स। और या कॉरेस्पॉन्डेंस ठीक हो सकती है या कॉरेस्पॉन्डेंस गलत हो सकती है। कॉरेस्पॉन्डेंस अगर गलत है तो वो आउटलायर है, कॉरेस्पॉन्डेंस अगर ठीक है तो वो इनलायर है। ठीक है, तो वी हैव 7 कॉरेस्पॉन्डेंसेस, और इसमें से गलत कितनी है और ठीक कितनी है? सर 2 गलत है, 5 ठीक है। हाँ, 2 गलत हैं और 5 ठीक है। तो इसमें बेसिकली हो ये रहा है कि जो हमारी मोशन है ना, इट इज सिंपल ट्रांसलेशन। तो ट्रांसलेशन कैलकुलेट करने के लिए कितने अननोन होते हैं एच मैट्रिक्स में? 2 2 ही होते हैं ना, वो हमने देखा था 3x3 मैट्रिक्स में। तो 2 अननोन है और एक करस्पॉन्डेंस हमें कितनी इक्वेशंस प्रोवाइड करता है? 2 के लिए। 3 देता है, 2 यूज कर सकते हैं। यस। तो 2 ही अननोन है और 2 ही इक्वेशंस चाहिए, और एक करस्पॉन्डेंस 2 इक्वेशंस देता है, तो वी कैन सॉल्व इट। तो कितने पॉइंट सैंपल करने पड़ेंगे? मुझे किसी ने ये 7 करस्पॉन्डेंसेस दे दी, इसमें से रैंडमली मैं कोई एक सिलेक्ट कर सकता हूँ।
लेट्स से मैंने ये ब्लू वाली सिलेक्ट कर ली। यूजिंग दिस ब्लू वाली ट्रांसलेशन आई कैलकुलेटेड द एच मैट्रिक्स, ठीक है। और जो मैंने एज मैट्रिक्स कैलकुलेट की है ना, इधर मैं दोबारा बना देता हूँ। ये दो इमेज थे मेरे पास और इसमें ना मुझे किसी ने करस्पॉन्डिंग पॉइंट्स बताए हुए थे। ये ये लेट्स से ये लास्ट वाला ना गलत है। तो मैंने रैंडमली कोई पॉइंट सैंपल किया एच, उसको यूज करके मैंने ये कोई कॉरेस्पॉन्डेंस ये फाइंड आउट कर ली। इसको यूज करके मैंने ये वाली इक्वेशन सॉल्व की, वो जो भी एसवीडी और वो सारा प्रोसेस हम करते हैं उसमें। इस मैट्रिक्स में सिर्फ दो अननोन है क्योंकि सिंपल ट्रांसलेशन हुई है। तो ये जो एच मैट्रिक्स है ना, इसमें यहाँ पे कहीं दो अननोन होंगे। बाकी क्या होगा, बाकी वैल्यूज क्या होंगी इस मैट्रिक्स की, बाकी बता सकते हैं वैल्यूज। जीरोस। यहाँ पे आइडेंटिटी होगा, जीरो नहीं होंगी ना, वो उसका एक स्ट्रक्चर है मैट्रिक्स का। सिंपल ट्रांसलेशन के केस में ये होती हैं बाकी वाली वैल्यूज। ये बस टी एक्स, ये एक ये वैल्यू पता चलानी है और एक ये वैल्यू। एक करस्पॉन्डेंस से हमें ये वाली वैल्यूज पता चल जाएंगी दो। तो एच मैट्रिक्स आ जाएगी हमारे पास। अब आपके पास एच मैट्रिक्स आ गई है यूजिंग दिस कॉरेस्पॉन्डेंस। यही आपने सैंपल की थी ना, अब ये ठीक वाली। उसके बाद आप क्या करेंगे, आप ये मैट्रिक्स लेंगे, यू विल अप्लाई दिस मैट्रिक्स ऑन दिस पॉइंट। ये पिक्सल पोजीशन है ना एक्स वाई, एक्स ये ट्रांसपोज करके आपको एक पॉइंट दे देगी। लेट्स से यू अप्लाई दिस, और ये ट्रांसपोज करके जो आपको इसने पॉइंट दिया ना, वो दे देगा आपको ये पॉइंट। यही होगा ना, ये पहले वाले इमेज के पॉइंट पे जब आप एच अप्लाई करते हैं तो यू गेट अ पॉइंट इन दी सेकंड इमेज। और ये पहले से आपको किसी ने बताया हुआ है कि वो पॉइंट किधर है। इन दोनों के दरमियान एक डिस्टेंस होगा, आप कैलकुलेट कर सकते हैं। एच सॉरी एच इंटू एक्स माइनस एक्स डैश, ये डिस्टेंस आप कैलकुलेट कर सकते हैं। यस सर। ठीक है ना, तो ये दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस है। इट विल बी लेट्स से 1 पिक्सल या 2 पिक्सल। तो आप इसका इस डिस्टेंस का जो है ना, वो इसके ऊपर डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करते हैं। एंड इफ इट इज़ लेस देन सम थ्रेशोल्ड, आप कहते हैं कि ये वाली जो कॉरेस्पॉन्डेंस है ना, दिस इज एन इनलायर। ये दूसरे वाली भी इनलायर होगी क्योंकि ये यूज करके आपने एज कैलकुलेट किया, और तीसरे वाली भी लेट से इनलायर है। जब इस लास्ट वाले पॉइंट पे आप अप्लाई करेंगे ना, तो अकॉर्डिंग टू योर ट्रांसफॉर्मेशन आपका ट्रांसफॉर्म पॉइंट इधर आएगा। आपको एक्चुअली किसी ने पॉइंट इधर बताया हुआ है, इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है वो इस थ्रेशोल्ड से ज्यादा है, तो देन दिस इज एन आउटलायर। तो 3 इनलायर हो गए और एक आउटलायर हो गया। ठीक है, तो देन यू कैन रिपीट दिस एक्सपेरिमेंट यूजिंग द इक्वेशन वी हैव जस्ट डिराइव्ड। तो फाइनली आप क्या करेंगे, आपने बहुत दफ़ा एक्सपेरिमेंट रिपीट किया होगा और उसमें से जो एज जिसके सबसे ज़्यादा इनलायर है ना, वो आप यूज़ कर लेंगे और प्रोबेबिलिटी गारंटीज यू कि ये सही वाला एज ही है। तो एनी क्वेश्चन? सर हमने भी वो आंसर कर दिया फिर कि वो जो मिनिमम है बेस्ट केस वो कितना है हमारा। वो अभी हम वी आर नॉट गोइंग फॉर दैट, अभी वो हम करेंगे डिस्कस। बट द पॉइंट इज, डू यू नो हाउ टू अप्लाई रैंसैक फॉर कैलकुलेटिंग योर होमोग्राफी? यस सर ठीक। ठीक है, तो ये
तो दिस इज हाउ यू अप्लाई रैंसैक ऑन एनी मॉडल। आप डेटा में से कुछ पॉइंट सैंपल करते हैं, ये देखें ना, ये एग्जांपल जो थी, ये जो हम देख रहे थे, इसमें पॉइंट्स हमने सैंपल किए थे, तो उससे जो हमारे पास एच मैट्रिक्स आई थी वो हमने सारे पॉइंट्स पे अप्लाई की थी। तो ग्रीन वाले पॉइंट्स इनलायर हो गए और येलो वाले पॉइंट्स आउटलायर हो गए। तो टोटल कितने इनलायर हो गए हमारे पास, ब्लू और ग्रीन मिलाकर 5 और 2 आउटलायर हो गए। फिर अगर गलती से हमारे से ये ग्रीन वाला आउटलायर सेलेक्ट होता था तो होमोग्राफी जो है वो हमारी गलत एस्टीमेट होती। उस होमोग्राफी के मुताबिक, इस एग्जांपल के मुताबिक सिर्फ 2 इनलायर होते और बाकी आउटलायर होते। तो 2 दफ़ा आपने रिपीट किया है और आपके पास 2 सोल्यूशन है और दोनों में से आप वो वाला सिलेक्ट कर लेंगे एच जिसमें सबसे ज़्यादा इनलायर है। और एन आपने रिपीट कितनी दफ़ा करना है वो आपको फॉर्मूला बता देगा कि आप इतनी दफ़ा अगर रिपीट करें तो यू विल with probability p you will select all the inliers in one of those iterations so that your model is the best model and the best model will have the most number of inliers। तो आप इतनी दफ़ा एक्सपेरिमेंट रिपीट करें और जो मॉडल है जिसके सबसे ज़्यादा इनलायर हैं वो आप यूज़ कर लें, एंड रेस्ट अश्योर्ड कि वो मॉडल जो है ना दैट इज़ द बेस्ट मॉडल। सर एक्सक्यूज मी सर, जी सर ये हमने सर जो हम जब n निकाल लेते हैं कि हमने ये इतने पॉइंट्स कंपेयर करने हैं या इतनी दफा लूप चलाना है, तो सर ये इसकी भी कोई सीक्वेंस होना होगा कि मतलब अगर पहले हम पॉइंट, अब जिस तरह हमने वो 100 सीट में निकाला था, मतलब कि तो पॉइंट 1 पहले मैं निकालता हूँ, फिर वही पॉइंट और को सेकंड, मतलब कि उसको भी मतलब कि उन जो हमारे पास डेटा है इन कॉरेस्पॉन्डेंस है वो बस 1 बाय 1 यूज करनी है। नहीं, वो तो हमने रूल बताया ना कि हम रैंडमली सिलेक्ट करेंगे। वी विल जस्ट टॉस अ कॉइन। लेट से मेरे पास 10 पॉइंट्स हैं तो मैं कहूँगा कि अच्छा मैं एक रैंडम नंबर जनरेटर कर यूज़ करता हूँ कि 1 से 10 तक कोई भी नंबर जनरेट हो। लेट से वो 7 आ जाता है तो मैं 7th पॉइंट यूज़ करूँगा। वो तो रैंडमली सैंपल करना है ना। ओके सर। और सर एक और चीज पूछनी थी सर, जो हम ये थ्रेशोल्ड लगा रहे हैं, वो सर उसकी सर मतलब कि कोई बेस्ट प्रैक्टिस या उसकी होनी चाहिए? हाँ, वो द थ्रेशोल्ड इज़ नॉट क्लियर। तो वो फिर थ्रेशोल्ड हम विद एक्सपीरियंस हमें पता चल जाता है कि क्या थ्रेशोल्ड होना चाहिए हमारा। लेट्स से 1 पिक्सल्स और 2 पिक्सल्स, मतलब कितनी आप पैनोरामा या होमोग्राफी अभी इसी वजह से आप सॉल्व कर रहे हैं कि कितने पिक्सल्स की एरर इज एक्सेप्टेबल टू यू। ओके सर। यू कैन ऑल्सो चेंज द थ्रेशोल्ड। कुछ इन्होंने ये तरीके बताए हुए हैं कि थ्रेशोल्ड कैसे चुनना होता है। बट दिस इज नॉट अ बिग इशू। आमतौर पे हम 1 या 2 पिक्सल, ये जो भी आप प्रॉब्लम्स इस अभी पढ़ेंगे ना इधर जो कंप्यूटर विजन में 1 और 2 पिक्सल्स। तो अच्छा, अब ये वो एल्गोरिदम है जो वेयर वी आर गेटिंग इवन मोर ग्रीडी कि प्रोबेबिलिटी हमें ये कह रही है कि आप इतनी दफ़ा प्रॉब्लम को रिपीट करें, बट व्हाट इफ right in the first attempt we get all the inliers and our model is the best one, and what should we do? मतलब उसका कैसे फ़ायदा उठाया जाए। तो उसमें ये है कि दिस इज़ हाउ यू स्टार्ट। यू सेट n टू अ वेरी बिग नंबर, या जो भी आपने कैलकुलेट किया हुआ है आप e कुछ एज्यूम कर लेते हैं, फ्रैक्शन ऑफ आउटलायर्स। तो यू कैन स्टार्ट विद अ वेरी बैड e। तो जब बैड ई यूज़ करेंगे उससे जो n कैलकुलेट करेंगे ना तो वो n इट विल बी वेरी लार्ज। तो यू स्टार्ट योर वाइल लूप कि आई विल रिपीट माई लूप until I have iterated n number of times. You go inside this loop, you sample the points and you fit the model and you calculate the inliers. अब आपने inliers कैलकुलेट कर दिए, और अगर आपने inliers कैलकुलेट कर लिए हैं तो यू कैन कैलकुलेट e।
तो ई आ गया आपके पास, और ई आपको चाहिए नए वाला एन कैलकुलेट करने में, क्योंकि पी फिक्स्ड है और एस फिक्स्ड है, सिर्फ ई जो है ना वो आपने कैलकुलेट करना है। तो आपके पास ना एन की नई वैल्यू आ जाएगी। तो पहले देखें, बिफोर स्टार्टिंग द एक्सपेरिमेंट यू हैड टू गेस ई, but right after, once you have completed your first iteration, you have some sort of sense of e, कुछ ना कुछ तो e आ गया ना आपके पास। पहले जो भी आपने सोचा हुआ था, अब आपके पास एक और e आ गया। तो जब आपके पास नए वाला e आ गया तो आप नए वाला n कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा, अब दो सिचुएशन है कि जो आपने e गैस किया था, अभी ये जो आपने पॉइंट सैंपल किए थे वो दोनों आउटलायर थे, तो आउटलायर से जो मॉडल बनेगा उसके इनलायर कम होंगे, इनलायर कम होंगे तो ई की वैल्यू बड़ी होगी। एक ये हो सकता है कि जो आपने ई सोचा था उससे बड़े वाला ई आ जाए, और एक ये हो सकता है कि जो आपने ई सोचा था उससे छोटे वाला ई आ जाए। ये दोनों पॉसिबिलिटीज है ना। तो डू यू एग्री विद दिस कि बोथ दिस पॉसिबिलिटीज एग्जिस्ट? यस सर। So my question to you is कि first attempt में should you update E or not? Let's say जो आपने E सेट किया था उससे बुरे वाला E आ गया। Should you update your value of E or not? सर फिर Sir, we should. यस सर, वी शुड। देखें, पहला तो गैस था ना, अब आपके पास अगर बुरा आ भी गया तो दिस इज एविडेंस फ्रॉम एन एक्सपेरिमेंट या दैट योर डेटा माइट हैव मोर नंबर ऑफ आउटलायर्स, तो यू हैव टू लाइक ट्रस्ट योर एक्सपेरिमेंट रादर देन योर गैस। दिस इज अबाउट द फर्स्ट अटेम्प्ट, फर्स्ट आइटरेशन। ई चेंज हो गया, ई अगर बड़ा हो गया तो एन बड़ा हो जाएगा, तो whatever number you started with ये थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। So your first iteration ended and you increase, ये जो आपका काउंटर है आपने you have updated your counter by 1 के एक अटेम्प्ट हो चुकी है। ये सैंपल काउंट जो है ना ये वेरिएबल है जो कि आपकी नंबर ऑफ काउंट कर रहा है कितने आइटरेशंस हो चुकी। अच्छा, तो पहली दफा तो जो ई आया है वो बुरा आ गया, अच्छा आ गया, आपने ई को अपडेट करना ही करना है। अच्छा, अगर ई अच्छे वाला आ जाता, ई कम आ जाता उससे जो आपने सेट किया था, शुड यू अपडेट ई और नॉट? बुरे वाले में तो आपने करना ही था, अच्छे वाले में करना चाहिए आपको। ये सर पहली आइटरेशन में तो करना ही चाहिए। हाँ, तो पहली आइटरेशन में तो आपके पास कोई चॉइस ही नहीं है ना। अब यू स्टार्टेड विद अ गेस एंड नाउ देयर इज सम एविडेंस, सो यू हैव टू अपडेट योरसेल्फ अकॉर्डिंग टू योर एविडेंस। तो एंड फर्स्ट आइटरेशन में तो पहली आइटरेशन जब खत्म होती है ना तो हमारे काफी सारे डाउट्स खत्म हो जाते हैं कि ई की वैल्यू मैंने अच्छी सिलेक्ट की थी, बुरी सिलेक्ट की थी, जो भी सिलेक्ट की थी, अब आपके पास ई आपने सेट कर दिया। तो the interesting thing happens when you move into the second iteration. सेकेंड आइटरेशन में आपके पास ई पहली आइटरेशन से ज्यादा आ गया। ये क्यों होगा? Why will this happen? वो कौन सी सर अगर सिचुएशन जो होगी हमने कि सेकंड? सर जो पहले हमने सेलेक्ट किया था that was, उसमें ज्यादा इनलायर्स थे क्लोजर टू द ओरिजिनल मॉडल, और जो बाद में सेलेक्ट किए पॉइंट्स इट वाज ज्यादा बुरा मॉडल सेट बना उससे। हाँ, तो दिस इज पॉसिबल कि दूसरी आइटरेशन में ई जो है ना वो ज्यादा आ जाए। It is possible. So my question to you is, should you update your value of n or not? सेकेंड आइटरेशन में जब ई की वैल्यू ज्यादा आ गई, आपको अपनी n की वैल्यू अपडेट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? क्योंकि सर एक में सर ई ज्यादा आ रहा है, एक में कम आ रहा है, तो मतलब कि हमें ये श्योरिटी नहीं है सर कि कौन सा एन वाकई सही वाला होगा। तो क्या करें? सर एवरेज ले लें सर, मतलब 5-6 दफा करके कुछ ई का
10 निकाल सर वी ऑलरेडी हैव और ई व्हिच मींस कि हमें पता है कि इस मॉडल से बुरा अगर हम कोई भी ले रहे हैं तो फिर वी शुडंट बी कंसीडरिंग दैट। तो अगर ई ज्यादा आ रहा है लेटर इटरेशन में तो हमें अपडेट नहीं करना चाहिए। अच्छा, अब ये दो बातें हैं ना, देखिए एक तो एवरेज वाला सोल्यूशन है, तो एवरेज वाले का तो ये है कि कभी ना कभी तो बुरे पॉइंट सेलेक्ट होंगे, तो बुरा मॉडल सेलेक्ट होगा, जब बुरा मॉडल सेलेक्ट होगा तो एन जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो एवरेजिंग वाली स्ट्रैटेजी तो कुछ ठीक नहीं लग रही। एक दफ़ा भी मतलब बहुत बुरे आउटलायर आए, ई की वैल्यू बहुत बड़ी हो गई और एन आपने बड़ा कर दिया अपना एवरेजिंग करने में, तो दूसरी सजेशन ये है, देखें जब सेकंड टाइम आपकी ई की वैल्यू बुरी आई है ना, तो यू शुडंट बी ट्रस्टिंग दिस सेकंड वैल्यू, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी फर्स्ट आइट्रेशन में एक एविडेंस आया था कि वो मॉडल ठीक है या गलत है, इस पे हम नहीं कुछ कहते, लेकिन एटलीस्ट इस करंट मॉडल से एक मॉडल ऑलरेडी आपके पास अच्छा आ गया है, तो दिस गिव्स यू द कॉन्फिडेंस कि आई शुड नॉट बी ट्रस्टिंग दिस बैड ई इन द सेकंड आइट्रेशन। वाई शुड यू ट्रस्ट दिस ई, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी एक मॉडल है जिसको ज्यादा पॉइंट सपोर्ट कर रहे हैं और उसके आउटलायर्स कम हैं, तो आपके डेटा ने आपको बताया है ना, योर डेटा हैज गिवन यू द एविडेंस कि नहीं ई इतना नहीं हो सकता, क्योंकि एक एग्जांपल ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है जिसमें ई इससे कम है। फर्स्ट आइट्रेशन में वी हैड टू अपडेट ई, हमारे पास चॉइस नहीं थी, क्योंकि हम किसी गेस्ट से स्टार्ट किया था ना। फर्स्ट आइट्रेशन में तो ई अच्छा था बुरा था, हमें अपडेट करना था। सेकंड आइट्रेशन में वी विल नॉट मेक दिस मिस्टेक, वी विल सी अगर तो हमारा ई कम हो गया तो वी विल से कि ठीक है दिस इज कंसिस्टेंट विद माय प्रीवियस अटेम्प्ट्स। प्रीवियस अटेम्प्ट्स में मेरे पास कुछ मॉडल्स आ रहे थे जिनमें आउटलायर ज्यादा थे, इसमें कम आ गए हैं, तो मेरे पास एक एविडेंस आ गया है कि मेरे डेटा सेट में इतने आउटलायर्स नहीं है। लेकिन अगर आपके पास ई बुरा आ गया तो आप कहेंगे कि ठीक है कोई बात नहीं, मेरे पास पहले एविडेंस आ चुका है कि मेरे पास एक मॉडल एग्जिस्ट करता है जिसमें इतने आउटलायर नहीं है, तो मेरे डेटा सेट में इतने आउटलायर नहीं हो सकते। So you will always update E when it is lesser than all the previous attempts after the first iteration. तो बेसिकली यहाँ पे ना इस n को अपडेट करने में ना एक if कंडीशन है। तो what will happen कि आप फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आपने दोनों इनलायर सेलेक्ट कर लिए, अगर ये हो जाए फर्स्ट अटेम्प्ट में आपने इनलायर सेलेक्ट कर लिए, आउटलायर सब मॉडल सबसे अच्छा बनेगा, उसके सबसे ज्यादा इनलायर होंगे, ई सबसे कम होगा, ई सबसे कम होगा तो एन की वैल्यू सबसे कम होगी, और इसके बाद अगर लूप चल भी रहा है ना तो सर ये तो सर वैसे सर सारी प्रोबेबिलिटी की से गेम है ना सर, कि पहली दफा में क्या आता है सर, तो वो तो सर सच भी हो सकता है झूठ भी हो सकता है, तो हम उस पे सर फिर से इतने फैसले कर रहे हैं। नहीं, तो हमने तो एविडेंस को देख के ही फैसला किया है ना। हम ये कह रहे हैं कि अगर आ गया ई कम तो वी विल बिलीव कि ई कम है, क्योंकि एविडेंस आ गया। तो अगर नहीं आया, आउटलायर्स ही सिलेक्ट होते रहे, तो ई कम होना नहीं है और एन कम होना नहीं है, तो जो नंबर है वो तो ऑलरेडी हम कैलकुलेट अपने गैस पे, तो नंबर हमने कैलकुलेट करके रखा ही हुआ है ना इस फॉर्मूले से, ये जो फॉर्मूला है, क्योंकि ई हमें पता नहीं था ना, ई हमें क्योंकि पता नहीं था तो हम 5% भी चूज कर सकते थे और 50% भी, तो वी स्टार्टेड विद 50। दूसरी या तीसरी आइट्रेशन में एक मॉडल आया जिसने बताया हमें कि ई 50 नहीं है, 50 से कम है, तो वी स्ट्रेट अवे अपडेटेड द नंबर ऑफ आइट्रेशंस, क्योंकि ई हमें पता नहीं होता डेटा। तो वी स्टार्ट ऑफ विद worst case scenario of E 50% let's say, and then we keep on updating E while iterating, और उस तरह ना हमें फिर जो भी कम वाला E है जो एक्चुअल E है हमारा डेटा में वो पता चल जाता है। तो वी आर डूइंग अ ग्रीडी स्ट्रेटजी। शुरू में E गैस कर लेंगे, फिर जैसे कोई एविडेंस मिलता है कि नहीं ई इससे भी कम है
तो हम अपना n अपडेट कर लेते हैं। तो दिस इज हाउ इट हैपेंस। बस ये वो एल्गोरिदम है जो कि आउटलायर्स को हैंडल करता है, एंड यू डोंट हैव टू डू टू मैनी इटरेशंस। इट इज अ सिंपल व्हाइल लूप। ठीक है, इस स्लाइड में जो चीज़ आपको नजर नहीं आ रही ना, वो एक इफ है, recompute n from e. We will not update e if e is worse than the last last worst e. सबसे कम e, अगर करंट e पिछले वाले सारे e से कम है तो फिर ये इक्वेशन अपडेट। ठीक है, तो ये वो आ गया हमारा होमोग्राफी वाला केस। सेलेक्ट 4 पॉइंट्स, कंप्यूट होमोग्राफी, कंप्यूट इनलायर्स, और इनलायर्स कैलकुलेट करने के बाद याद रखें कि किस मॉडल के सबसे ज़्यादा इनलायर थे, और उसके मुताबिक नंबर ऑफ आइटरेशंस कैलकुलेट करें, और रिपीट दिस प्रोसेस फ्रॉम 1 to 5, और फाइनली जब ये लूप एग्जिस्ट होगा तो आपके पास वो मॉडल होगा जिसके सबसे ज़्यादा इनलायर होंगे, और प्रोबेबिलिटी इज़ गारंटिंग यू के ये सबसे अच्छे वाला एज है जो आपने कैलकुलेट किया है विदाउट डूइंग एग्जॉस्टिव सर्च। तो ये हमने कर लिया। प्रॉस एंड कॉन्स तो हम छोड़ते हैं अभी। अब हमारी जो टोटल पाइपलाइन है ना, वो ये आ गई। ये वो पूरी जो हमने पाइपलाइन टूल बॉक्स बना रहे हैं ना विजन प्रॉब्लम्स में, उसमें पहले तो हमें मैचिंग करनी पड़ती है। तो ये मैचिंग वाला पॉइंट जो है ना, वो कॉरेस्पॉन्डेंस वाला पॉइंट है। तो उसमें कुछ सही होते हैं, कुछ गलत होते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, वी रन दिस रैंसैक एल्गोरिदम। सैंपल किया, मॉडल निकाला, इनलायर्स आउटलायर्स कैलकुलेट किए, तो फाइनली जब रैंसैक वाला हमारा मॉड्यूल एग्जिस्ट करता है तो वी हैव एन एच विच हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ इनलायर्स। अच्छा, तो जब रैंसैक के लूप के अंदर हम होमोग्राफी कैलकुलेट कर रहे थे तो मे बी वी वर यूजिंग एसवीडी। जब रैंसैक का लूप एग्जिट हुआ ना, तो हमारे पास एच आ गया, और हमारे पास मे बी वी हैव लाइक 200 पॉइंट्स मैच हुए थे, उसमें से 150 इनलायर्स थे, तो नाउ वी हैव 150 इनलायर्स। और फिर वी गो टू दिस जिसको हम ऑप्टिमल एस्टिमेशन कह रहे हैं, दिस इज दैट ग्रेडियंट डिसेंट थिंग, कि वी विल यूज ऑल ऑफ देम टू रीकैलकुलेट एच। तो हमारे पास और अच्छा वाला एच आ जाएगा। और जब हमारे पास अच्छे वाला एच आ गया ना, तो एक स्टेप हम और करते हैं विजन में कि अच्छा अब हमें पता चल गया है अच्छे वाला एच, नाउ आई विल डू गाइडेड मैचिंग। गाइडेड मैचिंग का क्या मतलब होता है? गाइडेड मैचिंग का ये मतलब होता है कि मैंने कोई चीज कोई पैच एक्सट्रैक्ट किया पहले वाले इमेज में, ये वाला पॉइंट गलत मैच हुआ हुआ है ना, ये वाला पॉइंट गलत मैच हो गया ना, ये यहाँ से यहाँ मैच होने की बजाय कोई तीसरी चौथी विंडो में चला गया। तो अब मैं क्या करूंगा कि व्हाट आई विल डू इज कि मैं इस पॉइंट पे एच अप्लाई करूंगा। इट विल टेल मी कि इसका मैच कहीं आपको यहाँ कहीं मिलना चाहिए, और फिर मैं इसको सर्च भी पूरे इमेज की बजाय ना सिर्फ इस छोटे से इलाके में सर्च करूंगा। तो सिंस आई एम नॉट लुकिंग इन द एंटायर इमेज, the chances of me getting confused are low, and I will find a match for this thing as well. तो मेरे पास कुछ और इनलायर्स आ जाएंगे, और फिर मैं उन इनलायर्स को दोबारा यूज कर सकता हूं अपना एज एस्टिमेट करने के लिए यूजिंग ग्रेडियंट डिसेंट। तो these are few iterations that vision community keeps on doing। तो ये आपकी पूरी जो है ना वो टूल बॉक्स बन गया है कि पहले आपने मैचिंग कर ली। मैचिंग आपने जो भी एल्गोरिदम बनाया, यू कैन नॉट एक्सपेक्ट दैट एल्गोरिदम टू बी 100% एक्यूरेट। वो जो गलती करेगा कोई बात नहीं। अगर आपने एज एस्टिमेट करना है तो डू इट यूजिंग रैंसैक एंड देन यूज ग्रेडियंट डिसेंट टू
get a better estimate and then use the better estimate to get more matches and repeat this cycle 4 and 5 couple of times to improve your solution. ठीक है, तो ये हमारा ये जो अभी हम यू विल सी लेटर डाउन द कोर्स, अब हमने पूरा एक टूल बॉक्स बना लिया है. वी विल डू सम सॉर्ट ऑफ मैचिंग एंड देन वी विल अप्लाई व्हाटएवर मॉडल. अभी होमोग्राफी अप्लाई कैलकुलेट कर रहे हैं, कुछ और करना होगा उधर भी यही करेंगे. फर्स्ट रैंसैक, देन gradient descent and then using the result to further improve the solution. ये हमारा जेनेरिक एक टूल बॉक्स है. ठीक है, तो एनी क्वेश्चंस? हाँ सर, जो पहले 2 स्टेप्स है उन पे क्वेश्चन है. पहले 2 स्टेप्स तो अभी हमने मैन्युअली किए हैं ना कोर्स में. हाँ तो जी. अभी हम Yes. ऑटोमेटिकली जब करेंगे तो गलतियां होंगी, तो वी विल गेट टू दैट. अभी Okay. आप अपनी असाइनमेंट पे ना इसको मैन्युअली कर रहे हैं तो गलती करने के चांसेस कम ही हैं. Yes sir. तो ये देखें ना, ये इन्होंने पॉइंट्स मैच किए हैं बिटवीन 2 इमेजेस विद लॉट ऑफ रोटेशन. तो कुछ पॉइंट्स गलत मैच हुए हैं. ये जो बुक है या पता नहीं बॉक्स है, ये किसी और बॉक्स से भी मैच हो रहा है और काफ़ी सारे ठीक हुए. तो एक्चुअल जो हमारा एल्गोरिथम्स होते हैं ना वो यही होते हैं कि बहुत सारे ठीक मैचेस होते हैं, कुछ गलत होते हैं. तो कुछ गलत अगर कहीं मीन स्क्वायर एरर यूज कर रहे हैं तो ये कुछ गलत विल करप्ट आवर सिस्टम. तो वी हैव गॉन थ्रू दिस रैंसैक मॉड्यूल टू गेट रिड ऑफ दिस बुरे and only keep the good ones and then apply gradient descent. तो एक ज़माने में ना ये हमारा ऑब्जेक्ट डिटेक्टर होता था. हम ये कहते थे कि हमें ऑब्जेक्ट हमने देखा हुआ है और सीन में हमने वो ऑब्जेक्ट डिटेक्ट करना है, वो किसी और एंगल से किसी और साइज से नज़र आएगा. तो हाउ टू फिगर आउट कि ये ऑब्जेक्ट किधर है. तो दिस इज़ once upon a time how we used to do object detection. ये देखें ना, ये लैब में किसी चेयर पे ना उसने 3 बुक्स रख के ना, या कोई एक चावल का डब्बा है और पता नहीं क्या चीज़. This is how we used to do computer vision not long ago. ठीक है, तो I will go and check this list. अभी I don't know if everybody has entered, तो मैं I will just assign randomly. आपने देखा random sample का क्या? I will randomly assign some projects and then maybe later down the week we can have a short 10-minute discussion on what needs to be done. So then you can already start working on it. Okay, that's it.